हेलो दोस्तों, मैं सत्यरंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथिज मैजिक पे स्वागत करता हूँ। ओके, इसके पहले मैं 20 के दांत, ठीक है, जो क्लास 10th नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, उसी का पार्ट 2 ये वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो हम पढ़े थे उसके बाद से पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं पढ़ा था कि सेन साहब की 5 गो लड़कियां है, ठीक है, 5 लड़कियां थी। आलू थी, शेफाली थी, रजनी थी, ठीक है, ये देखिए सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, ये 5 थी। और इनसे कोई सेन साहब के माने मोटर कार जो था उसे कोई खास खतरा नहीं था। और जो भी था खोखा से था, और इन लोगों के नियम कानून भी अलग बना हुआ था। चलिए देख रहे हैं हम अगला, आगे क्या है देखिए। लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, ठीक है, बाप का बेटा ठहरा उसे तो इंजीनियर होना है। अब इनको गर्व था कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अभी से उसमें उनके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, ठीक है। अभी नलिन बिलोचन शर्मा जी बोल रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि सेन साहब के परिवार के कुछ दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजार किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। अब ये सेन साहब का फरमाइश है, ठीक है, कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई लिखाई ये सब फिजूल की चीज़ है। एक दिन वाकया है कि ड्राइंग रूम, मैंने एक दिन की घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, ठीक है, हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए, बिना पूछले बीच में टपक पड़े सेन साहब, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते भी नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छंद व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। अब देखिए, अंदर तो ये लोग बात कर रहे हैं किसका लड़का क्या बनेगा। तो जो अखबार नवीस साधारण आदमी थे वो अपना बोल दिए कि मेरा बेटा तो जो कुछ बनेगा जेंटिलमैन हो, और उसकी मर्जी है जो कुछ बनना है। लेकिन सेन साहब तो रट लगा के रखे थे कि मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा। अब देखिए, जब तब कुछ बाहर शोरगुल सुनाई दे रहा है, तो ये लोग सेन साहब आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उनका जो सोफर है, वो जो गाड़ी को साफ वाफ करता है, वो किसी औरत से उलझ रहा था। हाँ, बच्चा खड़ा था जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था।
सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। अब सेन साहब को जब देखी तो औरत क्या हो गई, सहम गई, डर गई, कुछ ना बोली। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था, अब ढकेला होगा, गिर गया होगा, तब तो खून निकल रहा था ना, ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? देखे, कोई बात नहीं हुआ। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, अब यहाँ आ गया। सेन साहब के लाडले का नाम क्या था? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। अब बताइए आप ही लोग, ये मैंने फोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, ये इंजीनियर बनेगा, फोड़ के इंजीनियर बनेगा, और ये देखना चाह रहा है। और वो जरा सा छू दिया तो देखिए उसको कैसे समझा रहे थे, बोल नहीं रहे थे कुछ, होठ सटौले थे। इतना बड़ा गलती कर दिया था मदन। अब देखिए सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सी अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी तो देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। ठीक है, सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसकी अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही तब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। अब देखिए आगे। सेन साहब अंतर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। अब ये भेजवा करके बुलाए होंगे, वही छू दिया था नहीं तो सोफा ढकेल दिया था। तो उनके पिता का नाम है, मदन के पिता का नाम है क्या? गिरधर लाल।
सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। माने समझ लीजिए कि क्लास हो गया। उस रात गिरधर के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकिया सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। अब खोखा देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। वो भी सोचा कि मैं भी खेलूंगा। ठीक है। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रूप के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। अब उस सब लड़का के लीडर मदन था, तो उसको तो ये तो अच्छा नहीं लगा। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वो इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न ताव, मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया, नहीं दे दिया। चोट, अब देखिए, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई होगा तो महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। वो रोज पिटाता था मदन। डर था तो यही कि आज मार
और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा तो माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई, बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, पूरा दांत किटकिटा लिया। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उससे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ, हंसने लगे उनके पिताजी। ओके, तो ये था 20 के दांत। ठीक है, ये के लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा जी। ओके, कहानी पसंद आए तो कमेंट कीजिए। अगले कहानी को फिर से अगले जो टाइप है, क्वेश्चन है, सॉरी, आगे जो भी कहानी हो या निबंध हो उसको मैं बताने का कोशिश करूँगा। ओके।